Hello, my dear students. Welcome to the session. In this session, we'll be taking up questions related to arithmetic progression, geometric progression, and some more miscellaneous series-based questions. This session will be relevant for those who are preparing for CUET examination, CMAT, or even XGMT for the basics. ठीक है, XGMT के लिए कुछ 5 to 7 questions और additionally we'll discuss जब प्रॉपर उसके लिए अलग से सेशन करेंगे. ठीक है. सो फॉर द बेसिक्स दिस इज इंपॉर्टेंट. महाराष्ट्र सीईटी के लिए दिस सेशन वोंट बी वेरी रेलेवेंट बिकॉज महाराष्ट्र सीईटी में एपीजीपी पे बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आते नहीं है. तो अलजेब्रा में थोड़ा बहुत यूज हो सकता है बट अदरवाइज देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन इन जनरल. ओके, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So let us say we've been given counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बचपन से सुनते आ रहे हैं. ठीक है. सो क्या स्पेशल है इन नंबर्स में? एवरी सक्सीडिंग नंबर इज वन मोर देन द नंबर प्रेसीडिंग इट. एवरी सक्सीडिंग नंबर इज वन मोर देन द नंबर प्रेसीडिंग इट. तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive numbers is same. और जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive numbers is same, that sequence or that series is called arithmetic progression. Okay. So for example, there is a series that is 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. तो यहाँ पे क्या है? Difference is 3 between any two terms. So this is also arithmetic progression. और किसी भी arithmetic progression को define करने के लिए we need two things which define arithmetic progression. First is the first term and second is common difference. First term and common difference. First term is represented by A and common difference is represented by D. Since A is the first alphabet and D for difference. ठीक. So in the first arithmetic progression, A is equal to 1 and D is also equal to 1. In the second arithmetic progression, our first term A is equal to 2 and common difference D is equal to 3 plus 3. अच्छा, common difference can be positive as well as negative. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि common difference हमेशा पॉजिटिव ही होगा. Can be equal greater than 0 और it can also be less than 0. अगर इक्वल टू 0 है यानी कि सारे नंबर सेम है तो दिस इज नॉट एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सारे के सारे नंबर सेम है तो दैट इज नॉट एपी. अगर कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो दैट विल बी अवर इंक्रीजिंग एपी. नंबर्स राइज कर रहे होंगे तो दिस विल बी इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन. एंड इफ कॉमन डिफरेंस इज लेस देन 0 so that will be a decreasing arithmetic progression. For example 9, 5, 1, -3, -7 and so on. Clear है? In any arithmetic progression that has been given, for example हमने अगर arithmetic progression लिया 1, 5, 9, 13, 17, 21 and 25. This is the arithmetic progression that is given. अगर हमें इस प्रोग्रेशन में एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑलवेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज divided by number of values. Sum of all values divided by number of values. ये तो एवरेज हुआ अपना. तो एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव नंबर अल्टीमेटली. बट क्योंकि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर ऑल वैल्यूज व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म और फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ले लें. सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एवरेज ऑफ कंप्लीट प्रोग्रेशन. यानी कि इस प्रोग्रेशन का एवरेज आ जाएगा 1 + 25 डिवाइडेड बाई 2. ऑल्सो वी कैन टेक द मिडिल वैल्यू जो एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रहा हो, जैसे कि 13 है यहाँ पे. 13 इज इन द मिडिल. टोटल 7 टर्म्स है. 7 टर्म्स है तो अगर n इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे 7 टर्म्स है, मिडिल में वैल्यू कौन सी होगी? मिडिल वैल्यू होगी n + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म. So that is equal to 4th term. So this is also equal to average. 1 + 25 by 2 is equal to 13. क्लियर है? सिमिलरली दोनों एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जो वैल्यूज होंगी उनसे हम एवरेज निकाल सकते हैं. तो
सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म विल ऑल्सो बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, उनका सम डिवाइडेड बाई 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वी कैन डू दीज थिंग्स। और अगर एवरेज ऐसे निकाल लिया तो फिर सम निकल आएगा ना अपना। सम क्या होगा इस केस में, 13 एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो सम आ जाएगा 13 इंटू 7 दैट इज 91। यानी कि सम निकालना है अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और हमें वैल्यूज गिवन है तो सब वैल्यूज को सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हम एवरेज लेंगे और एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म से, हमारा एवरेज सम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब एक दो और जनरल बातें कर लेते हैं। लेट अस से आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, 5, 8, 11 and so on. In this arithmetic progression, first term is 2, common difference कितना है, +3 है, +3 है। So if we talk of let us say fifth term की बात करें, term number 5 की, first term से second पे गए तो we added 3, second से third पे गए we added 3, third से fourth पे गए we added 3। तो कितने बार हमने 3 ऐड किया है, fourth term तक we have added 3 times। term number 1 is 2, term number 2 is 2 plus 3 into 1। टर्म नंबर 3 में हमने एक बार फिर से 3 ऐड किया है, यानी कि दिस इज 3 इंटू 2। टर्म नंबर 4 इज 2 प्लस 3 इंटू 3। ऑब्जर्व ऑन दीज वैल्यूज। थर्ड टर्म है और 2 बार हमने 3 ऐड किया है, सेकंड टर्म है 1 बार ऐड किया है। सो इन जनरल अगर बात करें तो T5 के लिए तो पता है फिफ्थ टर्म क्या होगा, 2 प्लस 3 इंटू 4। बट अगर nth टर्म के लिए बात करें तो nth टर्म होगा हमारा 2 प्लस 3 को कितने बार ऐड करेंगे, n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स। और इसी को जनरलाइज करके लिख दें तो nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, n-1 टाइम्स d। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है वहां पे। क्लियर है? ओके, अब जबकि हमें ये बात क्लियर है, नाउ दैट वी नो दिस मच, तो अगर n टर्म्स की हमारी सीरीज है, यही सीरीज रखते हैं 2, 5, 8 एंड सो ऑन, एंड देयर आर टोटल n टर्म्स, तो सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? एज वी ऑलरेडी नो फर्स्ट टर्म तो 2 है, और nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा a प्लस n-1 टाइम्स d, यानी कि 2 प्लस n-1 टाइम्स d, और d यहां पे कितना है, d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। और जनरल बात करते हैं तो a तो फर्स्ट टर्म था हमारा, nth टर्म होता a प्लस n-1 टाइम्स d, दिस इज द nth टर्म। तो एवरेज क्या आएगा इस केस में, एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो एवरेज ऑफ दिस सीरीज विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d, दैट इज अवर एवरेज वैल्यू। और सम क्या होगा, सम होगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाई n। तो सम का फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो n से, फॉर्मूला विल बी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो सन का फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पे। इज दैट मच क्लियर? अब सम को या तो फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर हम कह सकते हैं कि सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके एक जैसे हैं। इज दैट मच क्लियर? ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट इज फाइंड द 21st टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस गिवन है हमको, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या देखना है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू 3। देन हर जो अगला टर्म है दैट इज +4, तो कॉमन डिफरेंस हमारा है +4, डी इज इक्वल टू +4। तो 21st टर्म क्या होगा, टी एन इज ए प्लस n-1 टाइम्स डी, और यहाँ पे हमारा एक सेकंड डी प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो 21st टर्म क्या होगा, T21 विल बी इक्वल टू a प्लस 20 टाइम्स डी, यानी कि 3 प्लस 20 इंटू 4, सो दैट विल बी 83, ऑप्शन डी। ओके, अब ये पहला दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम प्रॉपरली लिख के कर रहे हैं, अदरवाइज हमें क्या करना है, इन चीज़ों को मेंटली ही करना है। क्लियरली दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 3, क्लियरली दिख रहा है कि d इज इक्वल टू 4, तो हमें 20 टाइम्स 4 ऐड करना है, तो 20 इंटू 4 80 ऐड करेंगे किसमें, फर्स्ट टर्म में, 80 प्लस 3 इज इक्वल टू 83। स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ डिक्रीजिंग वन, 15, 12, 9, 6 एंड सो ऑन। सो a इज इक्वल टू 15 और d हमारा है -3, और हमें बताना है
nth टर्म क्या होगा, nth टर्म विल बी 15 प्लस n minus 1 times d which is minus 3. So this will be 15 minus 3n plus 3 and hence 18 minus 3n. Option D. Clear है? ठीक है. Next question. Find the number of terms in arithmetic progression with the first and last term being 5 and 93 while difference between fifth and ninth term is 8. We need to find out the number of terms in the arithmetic progression. और given क्या है हमको, given है first term और last term given है. We know that nth term is first term plus n minus 1 times d और हमें निकालना क्या है, n निकालना है, यहाँ से n निकालना है. ठीक है. So क्या कर सकते हैं इसके लिए, if we subtract tn में से ये subtract कर दें, so this will become n minus 1 times d. So n minus 1 will be equal to last term minus a upon d, यानी term minus a upon d. So n will be equal to last term minus a upon common difference plus 1. This is our formula for calculating n when other three values are given. Other three values are given. ठीक है. So first term given है, first term is 5, last term is 93. तो कॉमन डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना. फर्स्ट टर्म पता है, यानी कि a तो पता है हमको, a इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 93. बट कॉमन डिफरेंस तो नहीं पता है. कॉमन डिफरेंस यहां से निकलेगा. डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड नाइन टर्म, फिफ्थ और नाइन टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 टर्म्स का डिफरेंस है, 4 टर्म्स का डिफरेंस है. तो डिफरेंस होगा हमारा 4d होगा. और फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, लास्ट टर्म 93 है. तो क्लियरली जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग है. तो ये डाउट तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे d पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. d क्लियरली पॉजिटिव होगा. 4d विल बी इक्वल टू 8. सो d इज इक्वल टू 2. d इज इक्वल टू 2 आ गया. ओके. सो n विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म 93 माइनस फर्स्ट टर्म 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस प्लस 1. ओके. प्लस 1 ऐसे भी समझो इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम पहले वाले टर्म को तो हटा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किए दे रहे हैं. तो अल्टीमेटली इसको लास्ट में ऐड तो करना पड़ेगा ना. फर्स्ट टर्म भी तो इंक्लूडेड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हटाओगे थोड़ी उसको. तो दिस इज 88 बाई 2 विच इज 44 प्लस 1 and hence answer will be equal to 45. Clear है? Next question. Find the sum of the first 20 terms of an sequence. First 20 terms, a is equal to 4 है, d is equal to plus 3 है. First 20 terms का sum चाहिए. तो sum of 20 terms will be 20 by 2 into 2a plus n minus 1 यानी 20 minus 1 times d. This will be equal to 10 into 8 plus 57. So 65 into 10, 650 will be our answer, option B. Clear है? इसी बात को ऐसे भी सोच सकते थे. फर्स्ट टर्म तो हमें 4 गिवन है, 20th टर्म निकालना है. 20th टर्म कितना हो जाएगा, 20th टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 19 टाइम्स कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 प्लस 57. तो 4 इज फर्स्ट टर्म, 61 इज 20th टर्म. एवरेज आ जाएगा 4 प्लस 61 बाई 2 यानी 65 बाई 2 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 20. अब कोई कह सकता है कि फर्क क्या है दोनों में, बात तो एक ही कर रहे हैं. फर्क बहुत बड़ा है. फर्क ये है कि सेकंड वाला जब आप मेथड कर रहे हो तो फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर रहे हो. जब भी हम फॉर्मुला नहीं अप्लाई करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन के बारे में और उस टॉपिक के बारे में बेटर होती है. ठीक है. तो जितना भी हो सके हमें कोशिश ये करना है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन को समझेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे. और अल्टीमेटली जब अच्छे क्वेश्चन होंगे तो वहां पे ये जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल हेल्प अ लॉट. इसलिए सेकंड वाला मेथड इज मच बेटर देन द फर्स्ट वन. ओके. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यही एवरेज निकालने के लिए एक और चीज़ है जो कि हम समझ सकते हैं. ठीक है. जो एज सच थ्योरेटिकली बात करें तो इज नॉट वेरी साउंड, बट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा. देखो, पहला टर्म हमारा है फर्स्ट टर्म यानी कि 1 यानी कि फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं. और 20th टर्म होगा 20th टर्म. और हमें चाहिए अगर एवरेज फर्स्ट और 20th टर्म का, तो एवरेज क्या होगा, 1 प्लस 21 बाई 2, 1 प्लस 20 बाई 2, 1 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 21 बाई 2. तो यानी कि कौन सा टर्म हुआ, ये हुआ टर्म नंबर 10.5, टर्म नंबर 10.5.
ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं निकाल रहे हैं, हमको चाहिए सिर्फ टर्म नंबर 10.5, और टर्म नंबर 10.5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में 9.5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। Isn't it so? Isn't it so? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म तो अपना 4 है और 9.5 इंटू 3 करेंगे, 9 3 27, 28.5 यानी कि 32.5 वैल्यू आ रही है, 32.5 इंटू 20। ओके, so this is another way to look at the same problem. Next question. Find the arithmetic mean of the first 31 terms of an arithmetic progression in which the first term is 3 and common difference is 5. We need to find out arithmetic mean, यानी कि एवरेज पता लगाना है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, एवरेज क्या होगा, या तो देखें कि फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म यानी कि 31st टर्म चाहिए, 31st टर्म क्या होगा, दैट विल बी 3 प्लस 30 इंटू 5, तो 3 प्लस 150, 150, एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज विल बी 3 प्लस 3 यानी कि 156 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 78, दैट इज इक्वल टू 78। दिस इज वन वे टू लुक एट इट। या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है और 31st टर्म है, इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज विल बी 1 प्लस 31 बाई 2 यानी कि टर्म नंबर 16 जो मिडिल में आएगा, टर्म नंबर 16, और क्या होगा वो, दैट विल बी 3 प्लस 15 इंटू 5, सो 78 स्ट्रेट अवे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक का सम फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n विल बी इक्वल टू व्हाट, n विल बी इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100। फर्स्ट टर्म 1 है, देन 2, देन 3 टिल 100, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 यानी कि 1 प्लस 100 बाई 2, तो सम विल बी इक्वल टू n या 100 इंटू एवरेज, सो 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी कि 101 डिवाइडेड बाई 2, so this will be 10,100 by 2 which is 5050, ऑप्शन बी। इन जनरल अगर हमें फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम निकालना है तो सम विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज n तो हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया है, और n प्लस 1 बाई 2 इज एवरेज ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का एवरेज हमारा हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। सो इन जनरल एवरेज ऑफ फर्स्ट n consecutive numbers is n by 2. First n consecutive numbers is n by 2. Okay, ठीक है। The sum of first 45 natural numbers is what? 1 से लेके 45 तक हमें ऐड करना है, सम आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 45, एवरेज है 45 प्लस 1 बाई 2 यानी 23, 45 इंटू 23, 45 इंटू 20 है 900 और 45 इंटू 3 होगा 135, तो 900 प्लस 135 यानी कि 1035, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 30। 1 और 30 के बीच के इवन नंबर्स का सम चाहिए। फर्स्ट इवन नंबर होगा, सबसे छोटू इवन नंबर होगा 2, देन आएगा 4, देन आएगा 6, देन आएगा 8, लास्ट आएगा 30, लास्ट विल बी 30। ओके, तो 2 से लेकर 30 तक टोटल n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होगा, n क्या होगा, वैसे भी सोच सकते हो टोटल 1 से लेकर 31 तक टोटल 31 टर्म्स है, 31 नंबर्स है, ठीक है, जिसमें से कि 16 हमारे ऑड है, तो 15 बचे हुए इवन होंगे, 15 इवन होंगे। और वैसे भी देख सकते हो कि 2, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 15, तो टोटल 15 टर्म्स हो गए। अदरवाइज सॉल्व करते तो फॉर्मूला लगाते तो होता 30 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, अगेन 15 ही आने वाला है। सो n इज इक्वल टू 15, सम हमारा आ जाएगा 15 इंटू एवरेज, एवरेज क्या होगा 30 प्लस 2 बाई 2 which is 16, 15 into 16 is 240, option C. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इवन नंबर्स के केस में एक और तरीका है इसको देखने का कि यहाँ पे जब हमें सम करना है तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचने वाला है, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 15, तो 2 को कॉमन लेते ही हमें फर्स्ट 15 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम लेना है। सो दिस विल बी 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 यानी 15 इंटू 16 बाई 2,
ये अप्रोच भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये बात तुम्हें क्लियर होती है तो अब अगर सम ऑफ एन इवन नंबर्स हमें करना है, एन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी n इंटू एन प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, यानी कि n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। विच आर डिविजिबल बाई 5, जब भी कभी हमें बिटवीन दिया हो तो बिटवीन का मतलब है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं दीज विल नेवर बी इंक्लूडेड। यहां पे तो है भी नहीं डिविजिबल बाई 5, बट अगर होते भी तो एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं जब भी बिटवीन होगा। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिटवीन 6 एंड 34, तो यहां पे जब भी बिटवीन है, बिटवीन यानी कि 6 एंड 34 नॉट इंक्लूडेड, बिल्कुल ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड हो सकता है इंक्लूडिंग 6 एंड 34, तो ऑब्वियसली अगर इंक्लूडिंग है तब तो इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 है तो फर्स्ट टर्म विल बी 10 और नेक्स्ट होगा 15 और लास्ट होगा 30, लास्ट होगा 30। एवरेज चाहिए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि 10 प्लस 30 बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 20। आपको ये भी कह सकता है कि 6 प्लस 34 बाई 2 करेंगे तब भी तो आ रहा है भाई, बट ये गलत अप्रोच होगा, बट वो गलत अप्रोच होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 34 की बजाय 33 होता तो फिर नहीं आता वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें उन वैल्यूज को निकालना है जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है और फिर एवरेज निकालना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, लास्ट में एक चीज और रह गई, ये तो इवन नंबर्स के लिए हमारा सम हो गया। अगर हमारे ऑड नंबर्स हो, क्योंकि ऑड नंबर्स के लिए क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो अगर n ऑड नंबर्स हैं उनका सम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6? 4, 5 और 6 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे हमारे 200 से 600 के बीच में? 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या है, क्योंकि तीनों से डिविजिबल होना है, सो एलसीएम क्या वैल्यू आएगी इसकी? 4 इंटू 5 इज 20 और 20 इंटू 3 60 एलसीएम आएगा, ये 30 आएगा, 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि 30 4 से डिविजिबल नहीं है, तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। 60 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 200 से 600 के बीच में? दैट विल बी 240। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 600 होगा क्या? थिंक अबाउट इट, बिटवीन है, बिटवीन है तो 600 नहीं होगा, 600 माइनस 60 540 हमारा लास्ट टर्म होगा। 240 हो गया, 60 इंटू 4, दिस इज 60 इंटू 9, यानी कि 9 माइनस 4 प्लस 1, टोटल कितने टर्म्स हुए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 टर्म्स हो गए। ऑप्शन बी आंसर आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, अदरवाइज 540 माइनस 240 डिवाइड बाई 60 प्लस 1 करते, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है तो फिर उतना करने की जरूरत थोड़ी है फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे हमने सम देखा है नंबर्स का, वैसे अगर उनके स्क्वायर्स का सम करना हो, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ एन, ठीक है, जबकि वो स्क्वायर्स हैं, एन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और यही क्यूब्स का सम होगा। तो क्यूब्स के केस में दिस इज जो n टर्म्स का सम होता है उसका होल स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, विच इज n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। दिस इज सम फॉर द क्यूब्स। इस क्वेश्चन में तो स्क्वायर्स है अपने, क्यूब्स थोड़ी है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 10, सम विल बी 10 इंटू 10 प्लस वन विच इज 11 इंटू 21। ठीक है, पहले चलो 21 लिख दिया तो पहले ही रखने देते हैं। 10 इंटू 21 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6, 5 आया, 3 बचा, 3 से काटा 7 बचा, 7 इंटू 11 इज 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, 70 इंटू 5 350 प्लस 35 385 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स? आ जाएगा भाई, क्लियरली कर लोगे इसको। ठीक है, क्या आ जाएगा? 15 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 2n प्लस 1 31 एंड दिस डिवाइडेड बाई 6, 5 8, 5 इंटू 8 40 इंटू 31, तो 4 इंटू 31 इज 124 1240। डिटरमाइन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यूब्स हमें पता है, क्यूब्स में क्या होता है? सम, सम होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का होल स्क्वायर, और फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम विल बी 55, सम 55 होता है, याद ही हो गया होगा, ये तो याद होना भी चाहिए, 55 का होल स्क्वायर होगा आंसर। और जब भी हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करें कि जहां पे कि हमारा यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो स्क्वायर में क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम 85 का स्क्वायर कर रहे हैं,
तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। और फिर हम जो सेकेंड डिजिट पे नंबर है 8, उसको नेक्स्ट नंबर से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 इंटू 9 72। तो आवर आंसर विल बी 7225। यहाँ पे कहानी क्या बनेगी, 55 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और फिर 5 इंटू 6 तो 3025 विल बी अवर आंसर। ठीक है, और ये चीज़ तब भी अप्लाई करेगी, लेटेस्ट से हम कर रहे हैं 125 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 13 से, 12 इंटू 13 156 तो 15,625। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। निकाल लोगे, फॉर्मूला सीधे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 12 14 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ द सीरीज इज 252। सम गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है। ओके, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस विल बी n/2 इंटू 2 टाइम्स a यानी कि 20 प्लस n-1 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का आ रहा है, प्लस 2, दिस इक्वल टू 252। यहां से 2 तो पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बच जाएगा n इंटू 10 प्लस n-1 एंड दैट इज इक्वल टू 252। दिस इज n इंटू n प्लस 9 एंड विच इज इक्वल टू 252। तो n की कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट कर दो। जब भी ऐसा हमें एक्सप्रेशन गिवन हो, n की कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करके अप्रोक्सीमेशन लो, अंदाजा लो कि कहां पे पहुंच रहा है। n इज इक्वल टू 10 पुट किया तुमने तो क्या वैल्यू आएगा 10 इंटू 19 विच इज 190, यानी कि इसके क्लोज की ही वैल्यू है। अब फिर 11 से डिविजिबल तो यह है नहीं, तो क्लियरली 12 होगा आंसर। 12 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 252, n इज इक्वल टू 12। क्लियर, ऑप्शन बी। Next, A, B, C, and D are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 61. What is the product of A and D? Average आ रहा है 61 और 4 consecutive even numbers हैं। 61 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीच में लाई करेगा। एक consecutive नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा, इससे जस्ट पहले 60 और एक होगा उसके बाद में 62, फिर उसके एक बाद में 64, फिर उसके 60 से एक पहले, दैट इज 58। दीज आर 4 consecutive even numbers। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी क्या होगा, ए हो गया 58, डी हो गया 64, तो 58 इंटू 64 विल बी आवर आंसर। ओके, ठीक है। 64 इंटू 58 क्या वैल्यू आएगा, 64 इंटू 60 कितना होता है, दैट विल बी 3840 माइनस 64 इंटू 2 यानी कि माइनस 128। दिस विल बी 3712, ऑप्शन। ओके, अच्छा, कभी भी हमें अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना पड़े और क्योंकि कंडीशंस गिवन हो और हमें इक्वेशन बना के एज्यूम करने हो, तो अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें लेने हैं, तो वील टेक नंबर्स एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज लेने को तो हम a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकते हैं, बट ऐसा करने से जो सम होगा हमारा, सम हो जाएगा 3a और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है, याद रखना है। और अगर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखना है, बट एज्यूम करते ही हमारा सम 3a आ जाएगा। तो यहाँ से सम की वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो इस टाइम वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और a की वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म तो नहीं, a की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अगर हमें वहीं पे 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स किसी एपी में एज्यूम करने हैं, तो वील टेक द टर्म्स एज a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। आई अगेन रिपीट कि अगर हम a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस केस में क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा या हमें इजीली फील नहीं आएगी क्वेश्चन की। बट यहाँ से स्टेट अवे क्या है, फील क्यों आ जाएगी, क्योंकि सम हमारा आ रहा है इक्वल टू 4a, डी वाले टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना है, पहले वाले केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस है डी का। बट सेकंड वाले केस में यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस 2d का आ रहा है, 2d का डिफरेंस है, इंक्रीजिंग है बट 2d का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस d का नहीं है। ठीक है, 5 होंगे तो अगेन वही 3 वाला कहानी, यानी कि a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ 1005 इज द सम ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1005 सम है, एवरेज क्या आ जाएगा, 5 टर्म्स हैं टोटल, 1005 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 201। 201 तो मिडिल टर्म है, थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, तो इससे छोटे टर्म क्या होंगे 200 और 199, स्मॉलेस्ट विल बी 199। देखिए, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive नंबर्स है, 5 consecutive इवन या ऑड वाला चक्कर तो कुछ है नहीं इसमें, 199, ऑप्शन ए विल बी द आंसर।
51 प्लस 52 प्लस 53 टिल 100, सम क्या आएगा इसका, सम की वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज 51 से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट किया 49 आया, प्लस 1 करोगे 50 आ जाएगा, तो सम विल बी 50 इंटू एवरेज, एवरेज आ रहा है हमारा 151 बाई 2 बाई 2 नॉट 25, तो 50 बाई 2 इज 25, 25 इंटू 151 क्या वैल्यू आएगा, 25 इंटू 100 इज 2500, 25 इंटू 50 इज 1250, यानी 3750 में 25 ऐड करोगे तो 3775 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. Which of the following could be the page number on a side of a torn page? जब भी देखो किसी बुकलेट में हम बात करें, किसी भी बुक में बात करें, ठीक है, तो किसी भी बुक का अगर हम रैंडमली बात कर रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेज का, बुक में पेज नंबरिंग कैसा होता है, जो सबसे पहला पेज होता है, ठीक है, उसका नंबरिंग होता है 1, देन नेक्स्ट 2, देन 3, 4, तो एक ही पेज पे क्या है, पहले पेज पे नंबर होगा एक साइड में 1, देन 2, सेकंड पेज पे नंबर होगा 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो क्लियरली अगर हम बात करें कि लेट अस से हम kth पेज पे बात करते हैं नंबरिंग का, kth पेज पे बात करते हैं नंबरिंग का, तो kth पेज पे दो नंबर्स होंगे, पहला होगा 2k माइनस 1 और सेकेंड होगा 2k। बेसिकली फर्स्ट पेज पे नंबर्स क्या है, फर्स्ट पेज पे है 1 एंड 2, सेकेंड पे है 3 एंड 4, तो nth पे क्या होंगे, kth पे क्या होंगे, kth पे हो जाएंगे 2k होगा और 2k माइनस 1 होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो यहां पे हमें गिवन है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। अब हमको एक्चुअल में n की वैल्यू यहां पे पता तो है नहीं, कितने पेजेस होंगे, कितने पेजेस होंगे तो पता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पेज नंबर ऑन साइड ऑफ अ टॉर्न पेज। तो लेट अस से टोटल n पेजेस थे, 1 से लेकर n तक टोटल पेजेस थे बुक में, एक पेज को हमने टॉर्न किया है, तो 1 से लेकर n तक का सम क्या आएगा, SN आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा 195 तो होगा ही होगा, क्योंकि उतना तो हमें वैसे ही मिल रहा है, पेजेस फाड़ने, पेज को फाड़ने के बाद में भी, और जिस पेज को फाड़ा है उस पे नंबर्स क्या होंगे, उस पे 2k माइनस 1 और 2k होंगे, सो दिस प्लस 4k माइनस 1, दिस विल बी आवर सम, और सम होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 195 प्लस 4k माइनस 1। एन और के डिफरेंट है, ध्यान रखना है, के अलग है, के अपना जो पेज फाड़ा है वो है, एन जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, ओके। तो एन की वैल्यू पुट करके देखते हैं, एन इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे पुट करें क्या 20 पुट करें, लेट अस से एन इज इक्वल टू 20 पुट करें, तो 20 पे क्या होगा 20 इंटू 21 बाई 2 यानी कि 210। एन इज इक्वल टू 19 पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 190, तो 190 तो नहीं होगा, क्लियरली 195 से ज़्यादा वैल्यू आनी है हमारी, सम का वैल्यू 195 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो 210 हो सकता है। एन इज इक्वल टू 21 पुट करें तो दिस विल बिकम 231, 21 इंटू 11 231, तो क्या ये वैल्यू भी हो सकती है, दो केसेस हमारे बने, 210 पे अगर इक्वल टू कर रहे हैं 195 प्लस 4k माइनस 1, तो यहां से वैल्यू आ रहा है 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15। और या फिर वैसे सीधे सीधे सोच लो, 4k माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 15 है, दो कॉन्जिक्यूटिव पेजेस है तो 7 और 8 रहे होंगे, तभी तो सम 15 आ जाएगा, तभी तो सम 15 आएगा। और अगर 231 लेते हैं दिस विल बी 195 प्लस 4k माइनस 1, तो यहां से 4k माइनस 1 हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। और अगर 36 आ रहा है तो फिर हमारे क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सम क्या होगा बताओ, क्या पेजेस होंगे, जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव पेजेस हैं हमारे, एक उनमें से ऑड है और एक इवन है, पहला वाला ऑड है सेकंड वाला इवन है, तो सम तो इवन हमारा ऑड आना चाहिए ना, ऑड थोड़ी इवन थोड़ी आना चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो क्लियरली हमारे पास एक ही सॉल्यूशन अवेलेबल है, दैट द नंबर ऑफ पेजेस विल बी 7 एंड 8, 7th और 8th पेज फटा होगा, तो ऑप्शन में बी 7 गिवन है, तो 7 विल बी द आंसर। क्लियर है, ओके। अब इससे आगे जाने का मतलब नहीं है, जाओ तो एन 22 लेके देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 200, फाइंड द डिफरेंस इन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सम ऑफ थ्री नंबर्स कितना है, 24 है, तो थ्री नंबर्स है, एवरेज क्या होगा 24 बाई 3 यानी कि 8,
एक नंबर हो गया 8, एक हो गया 6, एक हो गया 10। इसमें स्क्वायर्स की कोई जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 होगा। अच्छा एक सेकंड, सम ऑफ 3 नंबर्स है, तो नहीं 6 और 8 और 10 नहीं होगा, इवन और ऑड तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि एक नंबर हमारा 8 होगा, एंड देन अदर नंबर वैल्यू 8 माइनस डी स्मॉलेस्ट होगा, और 8 प्लस डी लार्जेस्ट होगा, बट क्योंकि इतनी छोटी वैल्यूज है तो यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे देख सकते हो कि 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 64, इसका स्क्वायर आ रहा है 64, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 200 में से, दिस विल बी 136, यानी 100 प्लस 36 आ रहा है, यानी कि बचे हुए नंबर 6 और 10 होंगे, तो 4 अपना आंसर हो जाएगा। अदरवाइज क्या करते हैं हम, अगर इतने छोटे नंबर नहीं होते तो फिर हमें कन्वेंशनली सॉल्व करना पड़ता, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर और 8 प्लस डी का होल स्क्वायर, और इन सबका जो सम है दैट इज इक्वल टू 200। अब एक्सपेंड करेंगे इसको, तो 8 का स्क्वायर यानी 64, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 64 प्लस 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d, दिस इज गेटिंग कैंसिल आउट। तो 64 इंटू 3 यानी कि 192 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो d हमारा प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। अब अगर प्लस 2 ले लोगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस 2 ले लोगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिफरेंस हमारा टोटल 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Next question, 100 is divided into 4 parts which are in an increasing arithmetic progression such that the product of the second and third number is 72 more than product of first and last number. So we have to find the common difference of the arithmetic progression. Common difference पता करना है, और हमें given क्या है यहाँ पे? We've been given increasing AP में numbers हैं हमारे, ठीक है, और क्योंकि 4 numbers हमें assume करने हैं तो we'll assume A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. सम तो क्लियरली आ जाएगा अपना 400, और सम आ रहा है 4a इज इक्वल टू, सॉरी 400 नहीं 100, तो a विल बी इक्वल टू 25, ये तो अपना 25 आ गया। सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट इज 72 मोर देन फर्स्ट और लास्ट नंबर, यानी कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। क्योंकि a स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला है तो a की वैल्यू पुट करने का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्लियरली d हमारा या तो +3 होगा या -3 होगा, बट क्योंकि ये इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो d पॉजिटिव होगा, निगेटिव थोड़ी होगा। तो निगेटिव वाला केस नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला केस लेंगे, और हमको पता है कि d +3 आ रहा है, बट हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो d नहीं है, वो 2d है, दैट इज 2d, तो आंसर 3 नहीं आएगा, आंसर आएगा 6। इज दैट मच क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, कि हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 2d विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So you can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group that is CATZAT-MBA। अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है, और अगर चैनल ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक अगर अब तक नहीं किया है जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन तो हमारे हो गए, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था कि टर्म्स जो है हर एक नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एक डेफिनेट वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हमारा अगला टर्म मिलता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक टर्म में एक डेफिनेट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पहला टर्म हमारा है 2, फिर नेक्स्ट टर्म आ रहा है 6, फिर नेक्स्ट टर्म है 18, फिर नेक्स्ट टर्म है 54 एंड सो ऑन। तो क्या कर रहे हैं, 2 में वी मल्टीप्लाइड 3, देन 6 में वी मल्टीप्लाइड 3, फिर अगेन मल्टीप्लाइड 3, तो हर बार हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अगला टर्म मिल रहा है। और जैसे हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बात किया कि उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमें 2 चीज़ें चाहिए डिफाइन करने के लिए, एक तो होगा फर्स्ट टर्म विच विल बी ए, और देन सेकेंड इज रेशियो, R is ratio between 2 terms।
ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, 6 और 2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3, और यही रेशियो होगा 18 और 6 के बीच में, और यही होगा 54 और 18 के बीच में, एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो ए यहाँ पे हमारे जीपी का आ गया 2 एंड आर इज इक्वल टू 3। ऐसी सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है जिसमें कि फर्स्ट टर्म 2 हो और आर इज इक्वल टू 3 हो। ठीक है, क्लियर है? अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सिमिलरली अगर हम सम की बात करें, सम, तो सम हमारा आ जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, फॉर्मूला होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, कई जगह फॉर्मूला मिल जाएगा तुमको, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और कई बार फॉर्मूला जहाँ पे लिखा होगा तो वहाँ पे इस तरह से ही बातें लिखी होती हैं, इवन आर इज ग्रेटर देन 1 तो पहला वाला फॉर्मूला होगा, और जब आर लेस देन 1 होगा तो फिर सेकंड फॉर्मूला होगा। बट दोनों फॉर्मूले कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट वाले में अप्लाई करते हो जबकि आर लेस देन 1 है तो निगेटिव आ जाएगा ऊपर और नीचे, दिक्कत क्या है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो कोई भी टेंशन नहीं है, आर की वैल्यू कुछ भी हो, दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स विल बी a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्लियर है? ओके, नाउ एक और सम आता है हमारा इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, लेकिन ये सिर्फ तभी डिफाइंड होगा, ओनली डिफाइंड व्हेन r इज लेस देन 1, क्योंकि जब हमारा r ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या है, इंक्रीजिंग है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारी वो इंक्रीजिंग है, एंड व्हेन r इज लेस देन 1 तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी डिक्रीजिंग होगी। और अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक हम जा रहे हैं और हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, तो सम तो फिर इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा, क्योंकि टर्म्स बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, एक लेवल के बाद वो इतने बड़े हो जाएंगे कि इन्फिनिटी पहुंचने लगेंगे, इजंट इट सो? तो जब भी हमारा इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इन्फिनिटी होगा। ओके, तो जब हमारा r लेस देन 1 है तो टर्म्स डिक्रीज कर रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, एक लेवल के बाद बिल्कुल जीरो के अल्ले पल्ले पहुंच जाएंगे। जब जीरो के आसपास पहुंच जाएंगे तो उसका डिफाइन करना, हम सम डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई सम उसका डिफाइन किया था उस केस में। क्लियर है? तो जो लास्ट टर्म होगा ऐसी जीपी में, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट टर्म होगा, जो कि मिलेगा कभी नहीं क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, बट लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, जीरो होगा, लास्ट टर्म जीरो होगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो ऐसे समझो कि इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लास्ट टर्म यानी a इंटू आर टू द पावर n, अगर ये जीरो हो जाएगा तो a इंटू 1 ही बचेगा, a इंटू 1 ही बचेगा, बाद वाला टर्म तो बचेगा नहीं। तो क्लियरली जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, बस इसी फॉर्मूले से निकला है, और ये तब निकला है क्योंकि हमें पता है कि a इंटू आर टू द पावर n टेंड्स टू जीरो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है तो ये वैल्यू जीरो आ जाती है, दैट इज वाई इस फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो समझ में आएगी बातें। क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? क्या ये बात समझ में आई है? अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट में मेंशन करना कि नहीं समझ में आया, अदरवाइज समझ में आना चाहिए ये चीज़। इसीलिए ये बात बताया है कि फॉर्मूले को अलग अलग याद करोगे बिना अंडरस्टैंडिंग के तो बस याद करते रह जाओगे, बट दिमाग में नहीं घुसेगा। पर कनेक्ट करना जितना चीज़ों को सीख जाओगे ना, उतना बेहतर तरीके से चीज़ें हमारा बेनिफिट करेंगी, या अल्टीमेटली हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंप्रूव होंगे। क्योंकि दिमाग, समस्या तो यही है, बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स में या इन जनरल किसी भी टॉपिक में कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार वो जो कनेक्शंस हैं उनको एस्टैब्लिश नहीं करते। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वी शुड एस्टैब्लिश द कनेक्शंस बिटवीन टू थिंग्स। जब भी हमें अगर अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है तो हमें चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर हम कनेक्ट करना सीख नहीं रहे हैं तो फिर समस्या है, तब फिर चीज़ों को हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंप्रूव करने के लिए दैट इज़ वेरी बेसिक कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस को एस्टैब्लिश कर पाएँ। कोई सिमिलर चीज़ हमें दिख रही है कि नहीं दो टॉपिक में, तो बिल्कुल वो पॉसिबल हो सकता है कि वो चीज़ कनेक्टेड हो या उन दोनों टॉपिक्स को कनेक्ट करती हो। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसके बाद में काम तो हो गया अपना। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 7th टर्म। अच्छा हाँ, एक दो छोटी चीजें और रह गई कि फर्स्ट टर्म हमने लिया ए, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई हर बार आर से कर रहे हैं, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ऑब्जर्व करो पैटर्न यहाँ पे, फोर्थ टर्म में आर का क्यूब आ रहा है, थर्ड में आर का स्क्वायर आ रहा है, तो जनरल हमारा जो टर्म होगा, एनथ टर्म होगा, वो क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, दैट विल बी ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब अगर हमें टर्म नंबर 5 गिवन है, टर्म नंबर 5 क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर 4, टर्म नंबर 10 गिवन है, दैट विल बी ए इंटू आर टू द पावर 9,
तो टर्म नंबर 10 डिवाइडेड बाई टर्म नंबर 5, डिफरेंस कितना है, 5 टर्म्स का डिफरेंस है, और डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, a इंटू आर टू द पावर 9 अपॉन a इंटू आर टू द पावर 4, a से a तो कैंसिल आउट हो गया और r की पावर 9 माइनस 4 हो जाएगा, यानी r टू द पावर 5. तो 10th टर्म डिवाइडेड बाई 5th टर्म दैट विल बी इक्वल टू कॉमन रेशियो टू द होल पावर 5. या इन जनरल अगर हमने लिया है टर्म नंबर m और टर्म नंबर n, तो उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, दैट विल बी r टू द पावर m माइनस n. ठीक है, क्लियर है ये बात. अगर टर्म लिखते हैं तब तो वैल्यू आता है हमारा a इंटू आर टू द पावर m माइनस वन अपॉन a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और m माइनस वन माइनस n माइनस वन से m माइनस n आ रहा है क्योंकि माइनस वन कैंसिल आउट हो जा रहा है इन एनी केस. क्लियर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 1:8. सो व्हाट इज द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो यहाँ पे होगा क्या, तो 10th टर्म डिवाइडेड बाई 7th टर्म. क्लियरली ये आ जाए 10 माइनस 7 यानी कि r का क्यूब आ रहा है, और आर क्यूब इज इक्वल टू 1/8. ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की पावर -3 नहीं कर देना है, ठीक है. सो आर क्यूब हमारा 1/8 है, यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर विल बी इक्वल टू 1/2. 1/2 ऑप्शन ए. अब क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि हमारा r टू द पावर 4 आता 1/16, ठीक है, यहाँ तो क्यूब था, पर r की पावर 4 आता 1/16, तो हमारा r जो है वो 1/2 भी हो सकता था और r माइनस 1/2 भी हो सकता था. और जब कॉमन रेशियो माइनस में होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स होंगे, यानी एक टर्म पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब कॉमन रेशियो हमारा पॉजिटिव होगा तो अगर पहला टर्म नेगेटिव है तो सारे टर्म नेगेटिव होंगे, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, या फिर कोई भी एक टर्म अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होंगे, अगर कोई भी एक टर्म नेगेटिव है तो सारे के सारे नेगेटिव होने वाले हैं फिर टर्म्स. ठीक है, बट जब हमारा कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो अल्टरनेट होगा, यानी कि आधे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, आधे नेगेटिव होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the fourth and fifth term of a GP are 2 and 8, नेक्स्ट टर्म है 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉमन रेशियो हमारा आ जा रहा है 4. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या होगा, फर्स्ट 8 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा. फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म इज a इंटू आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 2. फिफ्थ टर्म होता है a इंटू आर टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 8. ठीक है, हमने r इज इक्वल टू 4 तो निकाल लिया है, r इज इक्वल टू 4 तो निकाल लिया. तो एक तरीका ये हो सकता है कि पहले हम लंबे तरीके से करते हैं इसको, उसके बाद में फिर समझते हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में. ठीक है, इसीलिए हमने ए आर क्यूब और ए आर 4 लिखा है. तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 4, तो a इंटू 4 क्यूब इज इक्वल टू 2, a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2 अपॉन 4 का क्यूब, यानी कि 2 अपॉन 64 विच इज 1/32 या 1/2 की पावर 5. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो अच्छा सवाल है. पहला टर्म हमारा है a टू द पावर 1, सेकंड होगा a r टू द पावर 1, थर्ड हो जाएगा a r का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर 7. सारे टर्म्स में a आ रहा है 8 टर्म्स में, तो a टू द पावर तो 8 हो जाने वाला है, और r की पावर क्या होगा 1 + 2 + 3 टिल 7. 1 से लेकर 7 तक का सम करोगे कितना आएगा, 1 से लेकर 7 तक का सम दैट विल बी 4 × 7 28. ठीक है, देखो एवरेज आ रहा है 4, नंबर ऑफ टर्म्स है 7, 28 आ जाएगा. सो a टू द पावर 8 इंटू आर टू द पावर 28. क्लियर है. ओके, हमें r भी पता है और a भी पता चल गया, 1/2 टू द पावर 5 है, अप्लाई कर दोगे आ जाएगा आंसर. बट एक्चुअल में इतना करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, a और r निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है. फोर्थ और फिफ्थ टर्म दिया है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो आ रहा है a स्क्वायर आर टू द पावर 7 इज इक्वल टू 16, या 4 का स्क्वायर. और ये वैल्यू क्या है, दिस इज दैट मच a स्क्वायर आर टू द पावर 7 टू द होल पावर 4, यानी कि 4 के स्क्वायर टू द होल पावर 4, यानी कि 4 टू द पावर 8. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, क्लियर है. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ए और आर की वैल्यूज को निकालना भी पड़े. ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज दी थी कि स्ट्रेट अवे ये सॉल्व हो गया, अदरवाइज कई बार हमको वैल्यूज निकालनी भी पड़ सकती हैं. तो दोनों चीज़ों के लिए अप्रोच क्लियर होना चाहिए. और बिल्कुल एग्जाम में ये पैनिक नहीं करना है कि तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, तो गलती होना जरूरी नहीं है. हो सकता है कि मान लो 9 टर्म का पूछ लिया होता, 9 टर्म का पूछ लिया होता तो फिर हमारा ये अप्रोच काम नहीं करता, फिर हमें ए और आर की वैल्यूज को निकाल के ही सॉल्व करना पड़ता. ओके, नेक्स्ट, find the sum of first 10 terms of the series 16, 32, 64, 128 and so on. Sum of first 10 terms, a इक्वल टू आ रहा है हमारा 16, r कितना आ रहा है, r इज इक्वल टू 2, तो सम आ जाएगा हमारा a 16 इंटू r टू द पावर n 2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1. एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग गलती करते हो, ये हमारा है 2 नहीं, इन जनरल r टू द पावर n माइनस 1 है, पावर में n है और माइनस 1 हम कर रहे हैं r टू द पावर n में, ये ध्यान रखना है. ठीक है,
तो दिस इज नॉट इक्वल टू आर टू द पावर n माइनस 1, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसके बराबर नहीं है, ठीक है। सो ये गलती नहीं करनी है। 16 टू द पावर 10 और 2 की पावर 10 इज 1024, दिस इज 1024। 2 टू द पावर 5 इज 32, तो डेफिनेटली 32 का स्क्वायर है 1024, तो दिस इज 16 इंटू 1023। बाकी तो कर लोगे, 16,000 आ रहा है, 320 आ रहा है और 16 48 आ रहा है, तो 16368, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब टिल 1/2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1/k, तो k की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी k इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब टिल 1/2 टू द पावर 10। ओके, क्या कर सकते हैं? या तो हम 1/2 को फर्स्ट टर्म मान लें, 1/2 को फर्स्ट टर्म मान लें, और फिर हमारा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, तो सम आ जाएगा हमारा, टोटल 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म विच इज 1/2 इंटू r टू द पावर n, यानी 1/2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 टू पावर 10 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 ऊपर आया, और 1/2 टू पावर 10 यानी 1 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन 2 टू द पावर 10 आ गया, 1 अपॉन 2 टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। 2 टू द पावर 10 है, एक सेकंड, डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1 विल बी माइनस हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, बट ये माइनस साइन रह गया, तो ऊपर पलट दोगे, सो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 10, यानी कि 1024 माइनस 1 1023 अपॉन 1024, बट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन k एंड नॉट k, सो k आ जाएगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1024 अपॉन 1023, दिस विल बी k इक्वल टू, क्लियर है? अदरवाइज, क्योंकि हमेशा जो रेसिप्रोकल्स होते हैं 1/2 का स्क्वायर, ऐसे में सम करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी और जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। सो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो 10 टू द पावर 10 का पहले से ही, तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 टू द पावर 9, सेकंड में आ जाएगा 2 टू द पावर 8, और फिर लास्ट वाले टर्म में आ जाएगा न्यूमरेटर में 1। तो ये हमारी जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, इसका सम निकाल लो, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, आने वाला आंसर वही है, बट ये थोड़ा सा समझने में ईजी पड़ेगा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 16, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म होगा a इंटू आर स्क्वायर इज 16, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट 5 टर्म्स में a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर टू द पावर 4, तो a टू द पावर 5 आ जाएगा, और r की पावर 1 से लेके 4 तक का सम करोगे, तो a टू द पावर 5 r टू द पावर 10 विच इज ए आर स्क्वायर टू द होल पावर 5, यानी कि 4 का स्क्वायर है 16 टू द होल पावर 5, तो 4 टू द पावर 10 विल बी आवर आंसर, नन ऑफ दीज, एक्चुअल आंसर है 4 टू द पावर 10। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी एक निंजा टेक्निक है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे प्रोडक्ट गिवन हो, तो हर एक को कितना ऐड करते रहोगे, ठीक है। क्या करना है हमको इस केस में, जो मिडिल टर्म है वो निकालो, मिडिल टर्म निकालो, मिडिल टर्म क्या होगा, 5 टर्म्स है, मिडिल टर्म विल बी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा होगा ए आर स्क्वायर, और वही की वैल्यू, उसी की वैल्यू तो गिवन है हमें, मिडिल टर्म की तो वैल्यू गिवन है ए आर स्क्वायर की। अब इसी मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई कर दो अपने आप से 5 टाइम्स, यानी कि इसी की पावर 5 कर दो, ए आर स्क्वायर टू द होल पावर 5, तो आंसर हमारा 16 टू द पावर 5 आ जाएगा, क्लियरली, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने किया, आई रिपीट, 5 टर्म्स है तो मिडिल टर्म को निकालो और उसकी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, ठीक है, t3 टू द पावर, ठीक है, मिडिल टर्म अगर tm है तो मिडिल टर्म टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, दिस विल बी अवर आंसर। अब जो 1-2 क्वेश्चंस पहले हमने क्वेश्चन किया था वहां पे भी अगर फिर से चलते हैं, यहाँ पे भी सिमिलर बात है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स करना है, मिडिल टर्म क्या होगा, यहाँ पे मिडिल टर्म होगा फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही मिडिल टर्म है, यानी कि मिडिल टर्म हमारा फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आएगा, और इन्हीं दोनों की इन्फॉर्मेशन तो गिवन है क्वेश्चन में, तो बस फोर्थ और फिफ्थ को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट है, दैट विल बी द मिडिल टर्म, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर? तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा अपना टाइम बच जाता है अगर हम ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग को सीख लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विद इनफाइनाइट टर्म्स। देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा इसमें, अगर दिया है कुछ ना कुछ पैटर्न तो जरूर होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 2√2, सेकंड है 4/√3,
4/√3। ऐड करके तो दिख नहीं रहा बनने वाला, क्योंकि पहले वाले में डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, दूसरे में √3 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है, और पहले वाले में न्यूमरेटर में √2 आ रहा है, दूसरे में कोई रूट नहीं आ रहा है, और फिर हमें √2 इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉसिबली यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड बाई √3 भी है, पॉसिबली यही हमारा कॉमन रेशियो है। बट एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करोगे, ठीक है, T2/T1 करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको, 4/√3 अपॉन 2√2, 2 से गया 2 और 2/√2 यानी √2 आ गया, तो √2/√3 आ रहा है T2/T1। बट यहाँ पे इतने में हमें कंफर्म नहीं हो जाना है, इसके बाद थर्ड में सेकंड को भी एक बार डिवाइड करके चेक कर लो, या फिर या तो डिवाइड कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके भी दिख रहा है कि √2/√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियरली ऊपर न्यूमरेटर में √2 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर का √3 खत्म होकर 3 बन जाएगा। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा है 2√2 और आर है हमारा √2/√3, √2/√3 और इनफाइनाइट सीरीज है तो सम आ जाएगा हमारा। डेफिनेटली ये तो लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट सीरीज होना ही मतलब डिफाइन होगा इनफाइनाइट सीरीज का सम A/1/r। ए है अपना 2√2 और 1 - r यानी कि √2/√3। दिस बिकम्स, एलसीएम लोगे √3 तो बच जाएगा √3 - √2 और √3 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√6/√3 - √2। लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं पे गिवन नहीं है। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाई √3 + √2। तो डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो √3 और √2, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 का ही है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे √3 - √2 और √3 + √2 को, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3, √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2, 3 - 2 = 1। तो डिनोमिनेटर हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आंसर अपना ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? ओके। और जो बात कह रहा हूँ उसको खुद से लिख के देखोगे, समझोगे। जिनको भी दिक्कत आ रहा हो तो खुद से उसको प्रॉपर्ली लिख के देखोगे, समझोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, बेसिकली मैंने ये बात कही कि अगर हमारा ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है, a इज b + 1 एंड वी मल्टीप्लाई √a + √b एंड √a - √b, या मान लो कि b + 1 की बजाय इसको कोई और नंबर कर दो, 1 की बजाय इसको कर दो लेट अस से n कर दिया हमने। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √a का होल स्क्वायर आ जाएगा -√b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज a - b यानी कि दिस इज इक्वल टू n। अब हमारा इस केस में n इज इक्वल टू 1 है, या n की कोई और वैल्यू होती, मान लो कि √2 और √5 होते, उस केस में 3 वैल्यू आ जाता जब मल्टीप्लाई करते। ठीक है, नेक्स्ट, द ईयरली आउटपुट ऑफ सिल्वर माइन इज फाउंड टू बी डिक्रीजिंग बाई 25% ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर्स आउटपुट। इफ इन अ सर्टेन ईयर इट्स आउटपुट वॉज ₹400 lakhs, what could be reckoned as its total future output? तो ईयरली आउटपुट गिवन है और डिक्रीज कर रहा है 25% से, 25% से डिक्रीज कर रहा है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, और इससे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर 1 होता आउटपुट हमारा तो 1/4 डिक्रीज कर जाएगा, तो बचेगा कितना, रिमेनिंग होगा 3/4, यानी कि 75% बचा हुआ होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, 25% कम हो रहा है यानी कि 75% बचेगा, यानी कि हर बार जो आउटपुट है हमारा 3/4 होता जाएगा। अगर 3/4 होता जा रहा है तो यानी कि फर्स्ट हमारा अगर वैल्यू x है, अगला वैल्यू अगले ईयर क्या होगा 3/4x, उसके अगले ईयर क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर x। तो क्लियरली ये एक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी रेकन्ड एज इट्स टोटल फ्यूचर आउटपुट, यानी कि फ्यूचर में टोटल कितना आउटपुट होगा उसका हमें सम बताना है। और फ्यूचर में कोई बात नहीं कर रहा है कि 10 साल 20 साल 50 साल, तो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है कुल मिला के ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। इनिशियली आउटपुट हमारा है 400 lakhs का, नेक्स्ट ईयर क्या होगा 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 lakhs हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 300 × 3/4 lakhs में ऑब्वियसली। ठीक है, एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स है। तो ए हमारा क्या आ रहा है, ए क्या आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। ये 400 lakhs तो प्रेजेंट में है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये तो सेपरेटेड है, ये हमारी सीरीज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है, जीरो टर्म है। फ्यूचर यानी कि इसके अगले साल से बात कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारा आएगा 300 lakhs, तो ए इज इक्वल टू 300 मान लो। ठीक है, लाख को सेपरेट कर दो, ए इज इक्वल टू 300 मान लो, तो आर हमारा आ रहा है 3/4। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगा A/1 - r, तो 300 अपॉन 1 - 3/1 - r है, हाँ 3/4। तो दिस इज 300 अपॉन 1/4 यानी 300 × 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1200 lakhs। आंसर अपना ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है? गलती यहाँ पे क्या होने की गुंजाइश है कि ऑप्शन बी मार्क कर दो 1600 lakhs,
फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। आउटपुट एट प्रेजेंट इन अ सर्टेन ईयर इज 400, फ्यूचर में होगा 1200। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। After striking the floor, a ball rebounds to 4/5 of the height from which it has fallen. Very common question, एग्जाम में बार बार आता है ये सवाल। Find the total distance that it travels before coming to rest if it has been dropped from a height of 120 meters. तो हर बार रिबाउंड करके कितना पहुंचती है? 4/5। रिबाउंड करके पहुंचती है 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल हाइट। तो इनिशियली हाइट है 120 से ड्रॉप किया गया है बॉल को। दिस इज द फ्लोर। तो पहली बार जब ड्रॉप की जाएगी तो 120 मीटर्स जाएगी, बट फिर रिबाउंड करेगी, और रिबाउंड करके कितना जाएगी? 4/5। तो 120 का 4/5 जाएगी, लेकिन जितना ऊपर आएगी फिर वापस से गिरेगी। ग्रेविटी तो लग रही है ना, फिर गिरेगी वापस। तो 120 इंटू 4/5 आई भी है और फिर वापस गई भी है। अगेन फिर रिबाउंड करेगी। इस बार कितना आएगी, कितना हाइट तक आएगी? 120 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर। लेकिन फिर ग्रेविटी इसको नीचे लेके जाएगी और फिर ये कहानी रिपीट होती रहेगी। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अल्टीमेटली जाके रेस्ट पे आएगी इनफाइनाइट टर्म्स के बाद में। तो एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है हमारी, ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है हमारी, इजंट इट सो? बट इस सीरीज में ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले हमारी बॉल जा रही है 120 मीटर्स डाउनवर्ड्स, फिर इसके बाद में 120 इंटू 4/5 जा रही है अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स जा रही है और फिर उतना ही डाउन फिर से जा रही है। 120 इंटू 4/5 कितना हुआ? 96। तो 96 अप भी जा रही है और डाउन भी जा रही है। ठीक है, 96 अप भी जाएगी, ठीक है, और फिर 96 डाउन भी जाएगी। अगेन फिर इसके बाद 96 इंटू 4/5 अप भी जाएगी और उतना ही डाउन भी जाएगी। बट पहले वाले केस में सिर्फ डाउनवर्ड्स गई है, अपवर्ड्स नहीं आई है 120 मीटर्स, अपवर्ड्स नहीं आई है। तो इस 120 को सेपरेट कर दो, बाकी बचे हुए में कहानी क्या है? दिस इज 2 इंटू 96 प्लस 2 इंटू 96 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 96 इंटू 4/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 96 इंटू 4/5 का होल क्यूब टिल इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है हमारा 120 के बाद वाला, 120 के बाद वाला इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है। ए अपॉन बन रहा है सर, ए कितना है? ए है 2 इंटू 196, 2 इंटू 96 सॉरी, और कॉमन रेशियो क्या है? 4/5। तो 2 इंटू 96 आ जाएगा न्यूमरेटर में, विच विल बी इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 4/5। 1 माइनस 4/5 हो जाएगा 1/5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 120 प्लस 192 इंटू 5 विच इज 960। 120 प्लस 960, तो आंसर आ जाएगा 1080। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ये तो हो गया इसका सम निकालने का प्रॉपर तरीका। बट निंजा टेक्निक क्या है? अगर हमें गिवन है कि बॉल रिबाउंड करती है m/n से, बॉल रिबाउंड करती है m/n से, अगर ये बात गिवन है हमको, तो हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे कि n प्लस m डिवाइडेड बाई n माइनस m, क्योंकि हमेशा क्या है, बॉल रिबाउंड कम करेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि तुमने 120 से गिराया और 160 पे पहुंच गई, और अगर 160 पे पहुंच जा रही है तो फिर अगर हाइट लगातार बढ़ता जा रहा है तो फिर तो इनफाइनाइट सीरीज का सम नहीं निकाल पाओगे इन एनी केस, क्योंकि इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार रिबाउंड करके कम ही तो होगा, तो हमेशा हमारा इस केस में n m से बड़ा होगा, n प्लस m अपॉन n माइनस m, दिस मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल हाइट जिससे कि बॉल को ड्रॉप किया है। तो इस केस में क्या होगा? n प्लस m यानी कि 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 120। तो दिस विल बी 9 इंटू 120, जो कि आ जाएगा 1080। क्लियर है? स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगाने और आंसर मार्क कर देना है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूर है कि क्वेश्चन में कहीं पे कुछ खुराफात तो नहीं की है, कोई खुराफात तो नहीं की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी अमाउंट केप्ट इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years मैच्योर्स टू डबल द अमाउंट। 5 years के बाद में अमाउंट डबल हो जा रहा है। इफ अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड ₹4,000 इन ईच ऑफ द ईयर्स, 4,000 2001 में इन्वेस्ट किया है, 4,000 2006 में इन्वेस्ट किया है, 4,000 2011 में भी इन्वेस्ट किया है उसने। हर 5 years के बाद में 4,000 रुपीज और एडिशनल इन्वेस्ट कर देता है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट इन 2016? टोटल अमाउंट उसको 2016 में कितना मिलने वाला है? ओके, क्लियर है? तो क्या आएगी वैल्यू? 4,000 है इनिशियली, उसने इन्वेस्ट किया है 2001 में, 2006 में कितना हो जाएगा ये अमाउंट? डबल हो जाएगा। तो दिस अमाउंट विल बी 8,000।
बट अब वो 2016 में 4000, 2006 में 4000 और इन्वेस्ट कर दे रहा है। अब उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, सॉरी इन्वेस्टमेंट हो गया 12,000, तो 2011 में क्या होगा, ये वैल्यू डबल होगी, तो 12 इंटू 2 24,000 हो जाएगा। ओके, और साथ में फिर वो 4,000 इन्वेस्ट कर देगा, तो 2016 में फिर ये वैल्यू डबल हो जाएगी, तो दिस विल बी 56,000। आंसर आ जाएगा 56,000, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? मैं कोशिश किया मैंने कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि वेरी डूएबल हो और एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम मैक्सिमम टाइप्स को डिस्कस कर लें, बाकी कुछ एडिशनल टाइप्स होंगे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका इस चीज़ को देखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और दोनों तरीकों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ अप्रोच का डिफरेंस हो सकता है कि 4,000 रुपीज़ है, 2001, 2006, 2011, 2016। तो पहला वाला जो 4,000 है, इसको थ्री टाइम पीरियड्स में डबल होगा, डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, यानी कि 8 टाइम्स होगा ये। दिस विल बिकम 32,000। नेक्स्ट 4,000 जो 2006 में इन्वेस्ट करेगा, इसको 2 टाइम पीरियड्स मिलेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 टाइम्स, 2 टाइम पीरियड्स मिलेंगे, सो दिस विल बी 4,000 इंटू 4 16,000। और जो लास्ट वाला 4,000 होगा उसको एक ही टाइम पीरियड मिलेगा, तो ये सिर्फ डबल होगा, तो दिस विल बी 8,000। सम आ जाएगा 56। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ टर्म्स दैट फॉलो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड टर्म टू द सिक्स्थ टर्म? वेरी अच्छा वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लो, क्वेश्चन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, और उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म जो है इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलो, यानी इसके बाद वाले टर्म्स का जो भी सम आ रहा है उसका डबल है पहला वाला टर्म। बाद वाले टर्म्स का जितना भी सम आ रहा है पहला वाला टर्म उसका डबल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म के बाद वाले टर्म्स की, और सारे बाद वाले टर्म्स को मिला के सम हमारा आ रहा हो लेट अस से 50, तो पहला वाला टर्म 100 होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो फिर और इसको बेटर करते हैं, पहले टर्म को भी छोड़ते हैं और दूसरे टर्म को भी छोड़ते हैं, और एग्जाम्पल कोई भी रैंडम ले लो, सेकंड टर्म के बाद का जो हमारा सम है लेट अस से दैट सम इज इक्वल टू 1, और अगर सेकंड टर्म के सारे इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 1, या कोई भी वैल्यू 1 लो, 2 लो, 10 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमने वैल्यू क्या ली है, या एस मान लो इन जनरल, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा अप्रोच जो है, क्योंकि हमें कॉमन रेशियो निकालना है अल्टीमेटली, ठीक है। सो अगर 1 हमारा टर्म आ रहा है सेकंड टर्म के बाद का, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया, सेकंड टर्म को छोड़ दिया, और दो टर्म्स को इसलिए छोड़ा ताकि हम कॉमन रेशियो निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो नहीं निकाल पाएंगे हम। बाद वाले टर्म्स का सम 50 है, उससे हम क्या करेंगे करेंगे पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे 1 आया टर्म्स का सम सेकंड टर्म के बाद वाले, तो अगर सेकंड टर्म के बाद वाले सारे के सारे टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1, तो फिर सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म विल बी 2 टाइम्स ऑफ दैट, यानी कि 2 आ जाएगा। और अब जो सम है फर्स्ट टर्म के बाद का सम कितना आ रहा है? 2 + 1 3, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 6 आ जाएगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एक जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला टर्म हमारा कौन सा होगा, ठीक है, मतलब कि पहला टर्म जो हम बात क्या कर रहे हैं, रेशियो की तो बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ टर्म्स दैट फॉलो, जब हमने फर्स्ट टर्म अपना लिया, ठीक है। लेकिन मान लो कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के हम सेकंड टर्म से बात करें, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को समझने की कोशिश करना है। सेकंड टर्म से बात करें, अब सेकंड टर्म है और उसके बाद भी इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। तो अब अगर हम सेकंड वाले को अपना फर्स्ट टर्म मान लेते हैं तो उसके लिए भी तो वही सेम चीज अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने किया क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई ही तो किया सारे के सारे टर्म्स को। बेसिकली अगर हमारा लेटेस्ट से एक सीरीज है 2 4 8 16 32, ये तो इंक्रीज कर रही है एक्चुअल में, डिक्रीजिंग वाली लेते हैं, 32 16 8 4 2 1 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 32 का यानी पहले टर्म का जो रिलेशन होगा इसके बाद वाले टर्म से, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, ये कहीं पे खत्म नहीं हो रहे, अगर ये कहीं पे खत्म हो रहे होते तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता, बट क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो अगर हम इस पूरी की पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से,
तो क्या बन जाएगी ये सीरीज, थिंक अबाउट इट, ये हो जाएगा हमारा, और 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 1/2 है। ये सीरीज हमारी बन जाएगी 16, 8, 4, 2, 1, 1/2 एंड सो ऑन। तो क्या देख पा रहे हो कि अल्टीमेटली ये हमारा यही सीरीज तो बन गया, फर्स्ट टर्म के बाद वाली सीरीज। तो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में ये एक खास बात है कि उसमें, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया कि फर्स्ट टर्म को देखा, सेकंड टर्म को देखा, सेकंड टर्म पे भी वही सेम चीज अप्लाई होगा जो कि फर्स्ट टर्म पे अप्लाई हो रहा है, बिकॉज ये इनफाइनाइट जीपी है। अगर ये कहीं पे लिमिट हो रही होती, खत्म हो रही होती, तो फिर ये चीज अप्लाई नहीं होती सेकंड टर्म पे, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई करते कहानी बदल जाती है, हमारा लास्ट टर्म भी चेंज हो जाता है। बट ये इनफाइनाइट टर्म्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है, लास्ट टर्म तो जीरो है, जीरो पे कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म 2 है, यानी कि कॉमन रेशियो क्या आएगा, आर क्या आएगा, आर विल बी T2/T1, यानी कि आर विल बी इक्वल टू 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। और क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड टर्म और सिक्स टर्म का कॉमन, सिक्स टर्म का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, यानी कि T3/T6 पूछ रहा है, ठीक है। तो T3/T6 क्या होगा, T3 तो अपना होगा AR², T6 होगा AR⁵, यानी 1/R³ होगा, 1/R³, R 1/3 है, तो 1/1/3 का होल क्यूब, दैट विल बी 27:1, 27:1, ऑप्शन ए। और वैसे भी समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म सेकंड से बड़ा है, सेकंड थर्ड से बड़ा होगा, तो 1:27 का तो कोई केस ही नहीं बनता है। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी ये सवाल अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो आई बिलीव कि समझ में आएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इट नीड्स सम बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अगर इसमें डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, आई विल ट्राई टू एलेबोरेट इट फर्दर, ठीक है। एग्जैक्टली तुम्हारा डाउट कहाँ पे है ये जरूर बताना, और इस चीज़ को बार बार देखने की और खुद से सोचने की कोशिश करना, जो बात मैंने यहाँ पे बताई है इनफाइनाइट सीरीज के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट, इफ द सीक्वेंस 2 4 2 4 2 4 2 4 एंड सो ऑन, 2 फिर 4 2 फिर 4 अल्टरनेट टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स क्या होगा। अब ये ना तो हमारी एपी है और ना तो ये जीपी है, ठीक है, ये एक अलग टाइप की सीरीज है, तो यहाँ पे भी तो सम निकालने को कभी ऐसा भी आ सकता है 2 4 2 4 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी हमारा ऑड नंबर ऑफ टर्म है वो तो 2 है, और जो भी इवन नंबर ऑफ टर्म है वो तो 4 है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन, ये टर्म्स हमारे 2 हैं, और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एर्थ, ये सब टर्म्स हमारे 4 हैं। तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितने होंगे, पहला टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, सातवां टर्म, फिर 19 टर्म, टोटल ऑड नंबर टर्म्स कितने होंगे, 10 टर्म्स होंगे, यानी 10 टाइम्स आएगा 2, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 9 होंगे, तो 9 × 4, तो आंसर आ जाएगा 10 × 2 20 प्लस 9 × 4 36, यानी कि 56। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, और सीरीज हमें गिवन है 1/20 प्लस 11/20² प्लस 1/1/20 का क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें देखो दिख रही है, क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है कि 20² 20³ यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 20 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि समहाउ दिस इज कनेक्टेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 1 है, फिर 11 है, फिर 111 है। ऐसी सीरीज जो होती है कि जहाँ पे कि सीधे सीधे जीपी नहीं बन रहा है, एपी तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है क्लियरली, तो ऐसी सीरीज को हम या तो कहते हैं एजीपी, या फिर ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अपने लॉजिक को अप्लाई करके इस केस में सम निकाल सकते हैं, वो हमें सीखना है। तो सम अगर हम मान लें लेटर से दिस इज इक्वल टू एस, और इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है 1/20 प्लस 11/20² प्लस 111/20 का क्यूब एंड सो ऑन। अगर हम इस सीरीज में मल्टीप्लाई कर दें 1/20 से, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, लास्ट टर्म ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो लास्ट टर्म में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो 1/20 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद में हर एक टर्म को एक शिफ्ट करके लिखेंगे, एक शिफ्ट करके लिख देंगे, तो 1/20 इंटू 1/20 हो जाएगा 1/20 का स्क्वायर, 11/20 का स्क्वायर हो जाएगा 11/20 का क्यूब, फिर अगला आ जाएगा 111/22⁴ एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। अब इनफाइनाइट टर्म्स में एक टर्म खिसका भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी टर्म जीरो है। क्लियर है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन टर्म्स को, घटा देते हैं, तो s माइनस s/20 आ जाएगा s इंटू 19/20। फर्स्ट टर्म में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये तो स्ट्रेट अवे 1/20 आ गया। सेकंड है 11/20² में से 1/20² सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा 10/20 का स्क्वायर। थर्ड में 111 माइनस 11 यानी कि 100/20 का क्यूब, और फिर फोर्थ में 1000/20⁴ आ जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो कि अब ये हमारा जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
थिंक अबाउट इट। क्या भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है? और अगर अभी भी नहीं देख पा रहे हो तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 19s हमारा आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को, या फिर डिवाइड बाई 20 को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो 20/21, 10/20 उसका इंटू 20 आ जाएगा 10/20, फिर आ जाएगा 10/20 का होल स्क्वायर, देन 10/20 का होल क्यूब एंड सो ऑन। और ये 10/20 का 1/2 ही तो है, 1/2 ही तो है, तो दिस इज इक्वल 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। सम क्या आएगा 1/1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो 19s इज इक्वल टू 2, तो s यहाँ पे आ जाएगा 2/19, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 × 5 + 1/5 × 6 + 1/6 × 7 टिल 1/10 × 11। अगर हमें गिवन है, लेट अस से हम कह रहे हैं 1/2 - 1/3, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 × 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 × 2, 3 - 2, यानी कि 1/2 × 3 हो जाएगा। इन जनरल अगर हम करें 1/n - 1/n + 1, तो न्यूमरेटर में आएगा n + 1 माइनस n, डिनोमिनेटर हो जाएगा n × n + 1, यानी कि ये वैल्यू एक्सप्रेशन सीधे बन जाएगा 1/n × n + 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम करें लेट अस से 1/2 - 1/5, तो डिनोमिनेटर आएगा 2 × 5 और न्यूमरेटर में आएगा 5 - 2, क्योंकि डिफरेंस कितना है डिनोमिनेटर में, 3 का डिफरेंस है, तो ये भी बन जाता है 3/2 × 5। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें जिनको कि ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो कि लेट अस से हमें दिया है 1/n - 1/n + 5, तो ये बन जाएगा 5/n × n + 5। क्या ये स्ट्रेट अवे लिख पाओगे? ठीक है, अगर दिया है हमको 1/n + 3 - 1/n + 6, तो डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो 3/n + 3 × n + 6 बन जाएगा। क्लियर है? ओके, और अगर ये बात समझ में आ रही है तो हमें पता है दिस इज 1/4 × 5, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 - 1/5। सेकेंड है 1/5 × 6, तो ये हो जाएगा 1/5 - 1/6। अगला है 1/6 × 7, तो हो जाएगा 1/6 - 1/7 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म है 1/10 × 11, ये आ जाएगा 1/10 - 1/11। तो -1/5 से +1/5 कैंसिल हो जाएगा, -1/6 से +1/6 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ लास्ट में -1/11 बचेगा, क्योंकि वो उसके बाद वाले से कैंसिल आउट होता है, बाद वाला टर्म है ही नहीं, उसके पहले तो है ही नहीं, 1/11 कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो 1/4 बचा हमारा शुरुआत में, और लास्ट में बचा 1/11। और क्या है यहाँ पे, आप डिफरेंस कितने का, 7 का डिफरेंस है, तो न्यूमरेटर में आएगा 7, डिनोमिनेटर में आएगा 4 × 11। 7/44 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और अगर ये बात क्लियर है तो अब मुझे आंसर करो कि अगर हम एक सीरीज दिया है एस, सम है उसका 1/2 × 4 + 1/4 × 6 + 1/6 × 8 + 1/8 × 10 टिल 1/18 × 20। ठीक है, तो सम की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या होगी, ये कमेंट में मेंशन करना है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man goes to Goa for a 3-day stay. On the first day, he doubles the money he has and spends rupees 160. On the second day, he triples the money he has and spends rupees 130. On the third day, he quadruples the money he has and spends rupees 200. If he is left with twice the money he had at the beginning of the first day, how much money did he have at the end of the first day? Pause the video and try to solve it first. तो गोवा जा रहा है एक बंदा, फर्स्ट डे ही डबल्स द मनी ही हैज, लेट अस से ही स्टार्ट्स विद डे 1 पे बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट किया उसने, एक्स अमाउंट था उसके पास में, एक्स अमाउंट था स्टार्ट में, तो ऑन द फर्स्ट डे ही डबल्स द मनी ही हैज, और फिर उसमें से स्पेंड करता है 160। एक्स को उसने कर दिया 2x, डबल कर दिया अमाउंट को, और फिर उसमें से स्पेंड किया 160, तो एंड में बचा क्या, 2x - 160 बचेगा उसके पास एंड में। अमाउंट हुआ डबल, और डबल होने के बाद में उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया 160, स्पेंड कर दिया। यानी कि सेकंड डे को जब वो स्टार्ट करेगा, तो सेकंड डे के स्टार्ट में उसके पास अमाउंट कितना होगा, 2x - 160। ऑन द सेकंड डे ही ट्रिपल्स द मनी, तो अब वो अमाउंट अपना ट्रिपल कर लेगा, तो 2x - 160 को मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, ये उसका अमाउंट हो गया। एंड देन ही स्पेंड्स 130, तो माइनस करोगे 130, तो अमाउंट कितना हो गया, 3 × 2x 6x -480 - 130, यानी कि -610।
थर्ड डे को स्टार्ट करेगा इस अमाउंट के साथ में 6x माइनस 610 के साथ में, और वो अपना अमाउंट क्वाड्रिपल कर रहा है यानी 4 टाइम्स कर रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 4 टाइम्स 6x माइनस 610 एंड देन ही स्पेंड्स ₹200। तो अमाउंट कितना बचा 24x माइनस 244 4 इंटू 610 2440 माइनस 200 यानी कि 2640। दिस इज द अमाउंट इन द एंड ऑफ द थर्ड डे एंड क्वेश्चन इज सेइंग इफ ही इज लेफ्ट विथ ट्वाइस द मनी ही हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे। तो ये किसका ट्वाइस है? सम एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे यानी कि x का डबल है, x का डबल है, दिस अमाउंट इज इक्वल टू 2x। 24x माइनस 2640 इज इक्वल टू 2x। तो यहां से 22x आ गया हमारा 2640, तो x आ जाएगा 2640 डिवाइडेड बाई दिस इज 22, दिस इज डिवाइडेड बाई 22, 22 1 जार 22, 22 2 जार 44, 120 रुपीज एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच मनी डिड ही हैव एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन में गिवन भी नहीं है, बट अगर गिवन होता तो ये ध्यान रखना था। एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एंड ऑफ द फर्स्ट डे कितना अमाउंट बचा है ये पूछ रहा है। 2x माइनस 160 की वैल्यू पूछ रहा है, 2x हो जाएगा 240, 240 माइनस 160 विल बी 80 रुपीज। तो आवर आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन डी 80 रुपीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, 80 रुपीज आंसर आ जाएगा अपना इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, These are all the questions in this session. I believe सेशन आपको पसंद आया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह रहा होगा पहले, तो अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कमेंट में जरूर बताना। सेशन कैसा लगा ये फीडबैक कमेंट में जरूर देना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड ऑल्सो कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT। अगर कोई भी तुम्हारा प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वारी है, कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी डायरेक्टली टेलीग्राम एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAD-XAT-MBA। ठीक है, साथ में XGMT की जहाँ तक बात है तो आई हैव ऑल्सो गिवन मॉक PDFs ऑन द ग्रुप, तो साथ में अपलोड किया है, साथ में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको चेकआउट कर लेना, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। एंड फॉर अदर एग्जाम्स भी तो सेशंस हम कर ही रहे हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।